नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सविता पाठक की लिखी हुई कहानी आवाज़ की लकीर। सविता पाठक जी की कहानी आवाज़ की लकीर दाम्पत्य और उसके माधुर्य की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। अब तक जूतियों की दुकान पर ग्राहक नहीं आए थे। तरह तरह की जूतियाँ पत्थरों पर सजा कर रखी गई थीं। जरा ये वाला दिखा, कहकर जीतो ने जरी वाली जूती उठा ली। जूती हाथ में थाम कर जीतो पत्थर पर बैठ गई। शरीर को यूं सीधा किया मानो अगले पत्थर से टिककर लेटने जा रही हो, लेकिन ये करने के बजाय उसने अपने पैरों को उचकाया। बड़े ही कायदे से अपने फटे प्लास्टिक के जूता नुमा जूती से पाँवों को निकालकर अगले पत्थर पर टिका दिया। उसके बाद अपने पाँव निकालकर इत्मीनान से हाथों से पोंछा। उसके पाँव ऐसे थे जैसे गंगा के बालू के कगार सर्दियों में कटकर दिखने लगते हैं। जीतो ने दरारों को सहलाया। वो जिन खुरदुरी उंगलियों से सहला रही थी उसकी दरारों पर हल्की कालिक सी जमी थी। फिर पाँव में सुनहरी जरी वाली जूती डाली। जूती डालकर उसने पाँव ज़मीन पर नहीं रखा, उसे पत्थर पर रखा, यूं रखा जैसे कोई देवता को धर रही हो। उसने देवता पर हाथ फिराए, एक बार नहीं 3 बार। फिर एकदम से बोल पड़ी, नारी ये तो मेरे पाँव में न जमती, कहकर उसने जूती को उतार दिया। अधेड़ उम्र की दुकानदारन अगले गांव की ही थी। वो और उसका परिवार मोजड़ी और जूतियां बनाने का काम करता है। गांव में बनी इन जूतियों में मेहनत की लागत तो खूब थी, लेकिन कमाई उतनी नहीं थी। शहर कोई थोक के भाव ले जाता था, जिससे कुछ बहुत ही कम बचता था, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। गांव के एक स्कूल में आज मेला लगा है। वहाँ शहर से कई मास्टरनियाँ और बच्चों के माता पिता आए थे। स्कूल पहाड़ी की तलहटी में बसा है। आसपास ना तो दुकानें हैं और ना ही कोई बिल्डिंग। अभी मेला जमा नहीं था। मैदान के मुख्य हिस्से में कुछ नाच गाना हो रहा था। गेट के पास ही अगले गांव के चौराहे पर छोटी सी दुकान चलाने वाला श्यामलाल दाल की पकौड़ियाँ तल रहा था। गांव के बच्चों के लिए उसने आलू को पतला पतला काट कर फिंगर चिप्स भी बनाए थे। उसके दोनों कारिंदे बाहर ट्रे सजा रहे थे। लाल लाल फिंगर चिप्स पर बच्चों का ध्यान जाएगा ही, लेकिन दाल की पकौड़ियों को भला कौन छोड़ेगा। भीड़ भी तो उसी की दुकान पर लगने वाली थी। मेले में अलग अलग तरह के लोग आए थे, लेकिन ज़्यादातर आसपास के छोटे मोटे दुकानदार थे। कुछ तो आज के दिन ही दुकानदार बने थे। इसके पहले उन्होंने कभी दुकानदारी नहीं की थी। यहाँ अचार वाला और किताब वाला भी था। तीट के अचार और लसोड़े के अचार का डिब्बा सजा था। गांव के सुंदर ने शहद की शीशियाँ भर रखी थीं। सबको उम्मीद थी कि शहर के लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेंगे। सुंदर शीशियों को एक कोने पर रखकर नाच गाना देखने के लिए मैदान में चला गया। जूतियों की दुकान पर जीतो ही ग्राहक थी। वैसे वो ग्राहक नहीं थी। जीतो और उसका पति बाबूराम मास्टर जी के कहने पर टोकरियों की दुकान लगाकर बैठे थे। 75 बरस की जीतो अपने पति के साथ टोकरी की दुकान पर बैठी थी। दोनों मिलकर शहतूत और लेंटिना की झाड़ियों को काट कर लाते हैं, फिर उसको छील कर उसका टोकरा बुनते हैं। उनकी अपनी कोई खेती बाड़ी नहीं थी। कुछ दूसरों के खेत में काम करके या अब बुढ़ापे में झउआ और टोकरी बुनकर काम चला रहे थे। गांव के मास्टर जी ने उन्हें कहा भी कि तुम लोग यहीं स्कूल में आकर टोकरी बुनना, कुछ छोटी टोकरियां भी बनाना। जीतो के आदमी का पूरा ध्यान अपने काम पर था। दोनों पति पत्नी इतने बरस से टोकरियां बनाते हैं कि शहतूत और लेंटिना की झाड़ उनके शरीर के रंग की लगती थी। जीतो का आदमी घर पर भी यही करता था, तो यहाँ पर पत्थर पर बैठकर करने में क्या बुराई थी। घर पर 2 बकरी थीं और 2 पोतियाँ। बेटा बहू दिल्ली जाकर मजदूरी करते हैं, 20-25 दिन में आते हैं। किसी तरह घर चल जाता था। बुढ़ा इस बात से बेखबर था कि जीतो जूतियों की दुकान पर बैठकर नाप दे रही है। जीतो का ध्यान तभी घुंघरू वाली जूतियों पर गया। चमड़े की जूती के ऊपर वाले हिस्से पर सिल्वर रंग के घुंघरू लगे थे। उसने दुकानदारन से कहा, जरा ये वाला निकालना। दुकान वाली ने भी कुछ ना कहा। जीतो ने फिर से अपनी प्लास्टिक वाली जूतियाँ निकाली। तभी समझ आया कि प्लास्टिक की जूतियों को उसने पीछे से सिलवा रखा है। सिलाई भी इतनी धुंधला गई कि जूतियों का हिस्सा सा लगने लगी है। वैसे सिलाई होती तो जीतो की फटी एड़ियों की भी हो सकती थी।
जीतो ने फिर अपने पांव पत्थर पर रखे। अब की बार उसने अपने पैरों को आंचल से पोंछा, फिर बड़ी ही नफासत से उसमें पांव डाले। उसका झुर्रियों वाला चेहरा लजाकर लाल हुआ जा रहा था। ठोड़ी तो लटक कर यूँ लाल हो रही थी जैसे कोई लाल लट्टू हो। उसने फिर धीमे से पांव थोड़े कम ऊंचे पत्थर पर रख कर खनकाए। अजी देखो तो, उसने अपने पति को आवाज़ लगाई। बाबूराम अपनी टोकरी की बुनाई में मगन थे। उंगलियों को बार बार पानी में भिगोते, फिर एक तेज चाकू से डंडी में चीरा लगाते और टोकरी की अगली बुनाई में जोड़ देते। चाकू भी घिसते घिसते यूँ हो गया था जैसे छोटी सी हंसिया हो। एक पाँव से टोकरी की तली वाला हिस्सा दबाए दूसरे हाथ से वो नई डंठल लगा रहे थे। उनका ध्यान उसमें रमा हुआ था। 2 बार की आवाज़ में तो उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। बुढ़ी को गुस्सा आ गया। उसने छम से पैर पटका। जूती के घुंघरू बज उठे। देख भी ले करम का जला। बाबूराम ने पलट कर जीतो की ओर देखा। उनके चेहरे पर झेप की एक लकीर सी उभर गई। इस उम्र में उनका चेहरा और चेहरे की हड्डी दोनों का हिसाब किताब अलग हो चुका था। आज तो उनके चेहरे का चमड़ा और हल्का सा नीचे झूल गया, जैसे पानी भीगी उंगलियों से चीरा लगाने पर डंठल का छिलका लटक जाता है। सनक गई है बुढ़िया, कह के बुढ़े ने सिर टोकरी में गड़ा लिया और उंगलियों को फिर से पानी में डुबा दिया। कहा तो उसने धीरे से था, लेकिन औरत ने समझ लिया। उसने भी कहा कि बुढ़ा तू बस टोकरी में लगा रहे। जीतो ने थोड़ी देर अपने पाँव को निहारा, फिर आहिस्ता से जूती उतार कर दुकान वाली को पकड़ा दिया। दुकान वाली से कहकर 2 और जूतियाँ निकलवाईं। ये मोजरी से थोड़ी हटकर थी। उनके ऊपर धागे से कढ़ाई की हुई थी। एक जूती के ऊपर 2 फूल और पत्ती बने थे तो दूसरे पर मेहंदी जैसा डिज़ाइन बना था। दुकानदारन ने कहा, है ना सुंदर? जीतो ने हामी भरी। फिर उसने दुकानदारन के पाँवों को देखा। उनमें सादी सी चमड़ी की जूती थी। वो देखने में मजबूत लग रही थी। जीतो ने उससे मिलती जुलती जूती की तरफ इशारा करके पूछा, ये कितने की है? दुकान वाली ने कहा, 250 की। कम ना करेगी? बोल ताई, कितने पैसे देगी? जीतो ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जूती को हाथ में लिया, फिर खूब ध्यान से देखने के बाद बोली, ले तो लूँ, लेकिन दिन भर तो सूखा गीला करना है, ये कहाँ चलेगी? फिर उन्होंने अपनी जूती की ओर निगाह डालकर कहा कि वैसे ये तो अभी चल रही है, क्यों पैसा गीला करना, क्या ज़रूरत पड़ी है? बोलते हुए उन्होंने अपनी जूती को यूँ प्यार से देखा मानो वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। उसको उन्होंने हल्के से हाथ से पोंछा मानो जूती ना हो उनकी बकरी हो, जिससे दुर्राए बिना उनका दिन न शुरू होता हो। दुकानदारन भी मुस्कुरा रही थी। दोनों का मनसायन हो रहा था। दोनों को एक दूसरे की माली हालत मालूम थी। शायद मैदान में नाच गाना ख़त्म हो गया था। लोग बाग इस छोटे से मेले की ओर रुख कर रहे थे। बुढ़े बाबूराम ने जीतो को आवाज़ लगाई। मेले में बाबूराम की पहली टोकरी बिकी थी। जेब में 150 रुपये आए थे। इतनी जल्दी और इतनी गर्म जेब कब हुई बाबूराम को याद भी नहीं पड़ रहा था। उसकी मंद मुस्कुराहट चेहरे की झुर्रियों में पानी की तरह तैर जा रही थी। अब तो इस गैल आ जा। बाबूराम की आंखों पर पिछले साल जाली पड़ गई थी, कुछ नहीं दिखता था। 2 महीने पहले ही उसकी आंख बनी थी। आवाज़ लगाते हुए उसने जीतो की ओर देखा। जीतो ने मैरून रंग के घाघरे पर गहरे नारंगी रंग का ओढ़ना लिया था। उस पर नीले सुनहरे मोर बने थे। घाघरा और ओढ़ना बहुत पुराना होकर घिस चुका था। सब कुछ बहुत धुंधला गया था, लेकिन बाबूराम को सब कुछ जस का तस दिख रहा था। बाबूराम ने फिर धीरे से छेड़ लगाई, अरे बुढ़ी, जेब में पैसा ना है, हवाबाजी कर ली हो तो इधर आ जा। जीतो अपने फटे सिले प्लास्टिक के जूते नुमा जूती को मचमचाते उधर की ओर बढ़ गई। बाबूराम को घने दिनों बाद छम छम जूतियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की अध्यापक डॉक्टर सविता पाठक की लिखी हुई कहानी आवाज़ की लकीर। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।